Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how OSI model works. Let's start. OSI model. The OSI model stands for Open System Interconnection Model. Is a conceptual framework used to describe the function of a networking system. Means कि जो OSI model है ये conceptual framework है या model है जो कि ये describe करता है कि जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो कैसे काम करेगा या जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो आपस में बात कैसे करेंगी. द OSI मॉडल कैरेक्टराइज कंप्यूटिंग फंक्शंस इनटू अ यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स and requirements in order to support interoperability between different products and software. ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि आपस में जो दो डिफरेंट किस्म की अगर डिवाइसेस हैं कम्युनिकेशन वो आपस में किस तरह काम करेंगी, यानी कि कुछ रूल सेट किए गए हैं जिसको फॉलो करते हुए वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगी. It has been developed by ISO, International Organization of Standardization, in the year 1984. एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, वो स्टैंडर्ड डिफाइन करती है. उन्होंने ये डेवलप किया था 1984 में. इट इज़ अ 7 layer आर्किटेक्चर विद ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म. ऑल दीज 7 layers वर्क कोलैबोरेटिवली टू ट्रांसमिट द डाटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर क्रॉस द ग्लोब. ये 7 layer का आर्किटेक्चर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर इसकी फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन. ये 7 layers हैं. ये आर्किटेक्चर है और ईच जो लेयर है वो उसकी अपनी फंक्शनैलिटी है. इस सेट ऑफ रूल्स को, इन लेयर्स को फॉलो करते हुए जो डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं. अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई, अगर मेरे पास विंडोज़ का कंप्यूटर है और अगर किसी और के पास लिनक्स है और अगर और के पास एप्पल का कंप्यूटर है, इन तीनों के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपस में बात कैसे करेंगे? मीन्स आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये फ्रेंच बोलता है, ये जर्मन बोलता है और ये इंग्लिश बोलता है. जब ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं एक दूसरे की लैंग्वेज करते तो ये आपस में फिर बात कैसे करेंगे? उसके लिए फिर सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए कि सब लोग जो है वो इंग्लिश को फॉलो करेंगे और फिर ये जब आपस में जब बात करेंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे. क्यों? जब इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन इसीलिए डिफाइन की जाती है कि कोई बंदा भी जो है वो ये ना हो कि अपनी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, वो फ्रेंच में बोल रहा है, वो जर्मन में, वो तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे. तो देयर आर सम सेट ऑफ रूल डिफाइन किए गए कि जब भी नेटवर्किंग होगी, कम्युनिकेशन होगी आपस में, तो फिर वो सर्टन रूल्स को फॉलो करेंगे. और वो जो रूल्स हैं वो बेसिकली OSI मॉडल के अंदर डिफाइन किए गए थे. ये 7 layers डिफाइन की गई थी. तो फिर जितने भी अब कंप्यूटर आपस में बात करते हैं वो इन्हीं 7 layers को यूज करते हुए आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल OSI जो है. ये कभी भी आप मार्केट में जाएंगे हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि OSI मॉडल में जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो कैसे काम करती हैं. अब हम इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करती हैं. मेरे पास एक सेंडर है, यानी कि सेंडर, और दूसरी साइड पर रिसीवर है. अब सेंडर ने डाटा सेंड करना है और रिसीवर ने रिसीव करना है. मींस सेंडर ने डाटा को सेंड करना है दूसरे एंड पे. वो क्या करेगा? वो इन्हीं OSI मॉडल को फॉलो करेगा, रूल्स को. वो सबसे पहले डाटा जो है आपका एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, फिर एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर तक इस तरह डाटा आएगा. फिर फिजिकल लेयर से किसी फिजिकल केबल के थ्रू दूसरे सिस्टम तक मूव होगा और फिर इसी तरह ऊपर को जाता जाएगा. अगर आप सेंडर की तरफ से देखें तो उसके पास जो फर्स्ट लेयर आती है वो एप्लीकेशन लेयर आती है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन और इसी तरह नीचे को आते हैं. और अगर हम रिसीवर की साइड पे देखें तो उसके पास जो फर्स्ट लेयर आएगी वो फिजिकल लेयर आएगी. वो फिजिकल से ऑनवर्ड अपर साइड पे जाएगी. जब भी ये डाटा सेंड करेगा सेंडर, तो यहाँ से डाटा मूव होते होते नीचे आएगा और फिर यहाँ से मूव होके फिर इसी तरह ऊपर जाएगा. और ईच जो लेयर है इसकी अपनी फंक्शनैलिटी है. वो क्या फंक्शनैलिटी है अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. कि फर्स्ट जो है वो एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या होता है? सिंपल, जो भी आपका कंप्यूटर है उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन रन हो रही हैं वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर काम करती हैं. जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, क्रोम खोलते हैं, कोई ब्राउजर खोलते हैं या जीमेल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. जब ये आप एप्लीकेशंस के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम कर रही होती हैं. और इसके अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो रहे होते हैं, जैसे HTTP है, SMTP है, FTP है, DNS है. ये छोटी सी एग्जांपल दी गई है प्रोटोकॉल. देयर आर डिफरेंट मैनी प्रोटोकॉल्स हैं. तो ये जो काम हो रहा होता है ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम हो रहा होता है. उसके बाद एप्लीकेशन लेयर से जब कम्युनिकेशन होती है तो फिर वो डाटा को सेंड करता है प्रेजेंटेशन लेयर पे. प्रेजेंटेशन क्या करता है? लेयर पे फॉर्मेट्स द डाटा सो दैट इट कैन बी व्यूड बाय द यूजर. मींस इसके अंदर क्या करता है? वो प्रेजेंटेबल फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करता है. होता है क्या है? और प्लस साथ में वो इस यहाँ पे ही प्रेजेंटेशन लेयर पे जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही होती है
वो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में होती है, यानी कि आपका जो डाटा आएगा उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो दूसरी मशीन को। इसकी एग्जांपल में अगर बात करें तो SSL है, TLS है, GIF है, JPG है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर के नाम से पता है ये सेशन क्रिएट करता है, मीन एस्टेब्लिश होस्ट टू होस्ट कनेक्शन। इस होस्ट से इस होस्ट तक क्या करेगा, आपस में ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, जिसके अंदर ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग आपस में बात कैसे करेंगे। सपोज ये जब भी दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनका सेशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है, जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि डाटा आप मुझे 1 MB में सेंड करोगे, 2 MB में, 10 MB में सेंड करोगे। दोनों ये डिसाइड करते हैं और फिर ये अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। मींस कि ये सेशन इसके अंदर कंप्लीट एंड टू एंड जो है वो क्रिएट होगा। और इन 3 लेयर्स में इसी तरह डाटा मूव होते होते यहाँ तक आएगा। फिर जो 4th लेयर पे जब आएगा ये डाटा, तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसमें डाटा जो है सेगमेंट्स की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। कैसे होता है, बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड एरर हैंडलिंग के लिए। मीन डाटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर यूज होती है और इसके अंदर 2 मेनली प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं, आइदर TCP होगा या UDP होगा। TCP क्या करता है, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये स्लो प्रोटोकॉल होता है बट मोस्ट ऑथेंटिक प्रोटोकॉल होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये डाटा को जब सेंड करता है तो जो दूसरी साइड पे रिसीवर है वो एवरी टाइम जब उसको डाटा मिलेगा वो साथ में एक्नॉलेज देगा, हाँ मुझे ये डाटा मिल गया है। तो जब भी ये डाटा सेंड करेगा तो दूसरी साइड वाला उसको हमेशा एक्नॉलेजमेंट देगा, मुझे रिसीव हो गया। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं इसको देता, इसका मतलब है उसको फिर डाटा नहीं मिला, वो दोबारा से फिर डाटा सेंड करेगा। इसलिए TCP के ऊपर जो है डाटा को इंश्योर किया जाता है कि अगले एंड पे उसको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट जो है वो है UDP। UDP जो है वो बेसिकली यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल है। इसके अंदर क्या होता है कि सेंडर जो है वो डाटा सेंड करता रहता है और जो रिसीवर है वो उसको एक्नॉलेज नहीं देता। मीन इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बस UDP के अंदर क्या होता है वो जस्ट डाटा सेंड करता रहता है। जिसकी सिंपल सी एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं, जब भी हम स्काइप यूज करते हैं, जूम यूज करते हैं या फिर हम कोई वॉइस कॉल करते हैं। मैंने किसी को कॉल की है, तो जब मैंने किसी को कॉल किया, जो मैं बोल रहा हूं वो उसको सुन रहा होगा, और अगर वो मिस कर देगा उस दौरान तो वो जो डाटा एक दफा गुजर गया वो गुजर गया, यानी कि वो फिर रिपीट नहीं करेगा। इसी तरह आप जब वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होती है, जो उसके ऊपर कोई बंदा प्रेजेंट कर रहा होता है, अगर आप आगे पीछे हो जाते हैं तो जो उसने बोल दिया है वो बोल दिया है, वो रिवर्स नहीं होगा, मीन्स कि उसको दोबारा से वो रिपीट नहीं करेगा। ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली UDP की है, ये UDP के ऊपर होता है। और TCP के ऊपर जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी TCP के ऊपर काम कर रही होती है, जिसके अंदर एक्नॉलेजमेंट आ रही होती है, यानी जो डाटा सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा होता है वो TCP के ऊपर काम हो रहा है। और जो मेनली ये काम करता है कि डाटा जो है वो डिवाइड करता है स्मॉल यूनिट्स में। मीन्स अगर आपने कोई 1 GB की डाटा भेजना है तो वो 1 GB को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देगा, और उन चंक्स को बेसिकली हम लोग सेगमेंट कहते हैं, यानी कि वो उस डाटे को 1 MB के अंदर डिवाइड करके फिर ही सेंड करेगा। नेक्स्ट जो है वो नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में जो बात होती है वो पैकेट्स में होती है। डाटा आएगा वो सेगमेंट्स में आएगा, फिर वो पैकेट्स में कन्वर्ट होएगा। अच्छा, नेटवर्क लेयर के अंदर लॉजिकल एड्रेसिंग यूज होती है, जिसको बेसिकली IP एड्रेस कहते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग मींस कि जो भी IP एड्रेस होगा वो चेंजेबल होता है, मींस आप IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको लॉजिकल एड्रेसिंग कहते हैं। और इसके अंदर बेसिकली आप जिस तरह किसी को लेटर लिखते हैं तो इसके अंदर एड्रेस डिफाइन किया जाता है कि ये जो है डाटा ये किसके पास जाएगा। वो सारा का काम जो होता है वो नेटवर्क के ऊपर हो रहा होता है, और इसके अंदर राउटिंग डिफाइन होती है और उसके साथ साथ पाथ डिटरमिनेशन होती है कि पाथ डिफाइन होता है कि ये डाटा कहां से होके जाएगा, यानी कि जो नेटवर्क पूरा बना हुआ है यहाँ से ये कराची जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर न्यूयॉर्क जाएगा, फिर उसके होस्ट तक जाएगा, यानी कि पूरा पाथ जो डिफाइन होता है वो इसी लेयर के ऊपर डिफाइन होता है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो डाटा है वो डाटा पहले उसके साथ वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, यहाँ तो वो UDP यूज करेगा, TCP यूज करेगा, वो यहाँ पे उसका हेडर यूज होता है, और उसके बाद फिर जब पैकेट है वो पैकेट इस तरह डिफाइन होता है, वो वही सेम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर से नीचे आएगा, और फिर उसके साथ जो हेडर लगेगा वो सोर्स का IP मींस इसका सेंडर का IP लग जाएगा, और इसके साथ ही उसके अंदर वो डेस्टिनेशन का IP भी लग जाएगा, यानी कि किसके पास जाना है उसका IP भी लग जाएगा। इस तरह एक पैकेट बनता है जो कि फिर कम्युनिकेट करता है नेटवर्क लेयर के अंदर। और इसके अंदर जो डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं वो राउटर यूज हो रहा होता है। राउटर जो है बेसिकली राउटिंग डिफाइन करता है, यानी कि पाथ डिटरमाइन करता है कि ये जो डाटा नेटवर्क का पैकेट है ये कहाँ कहाँ पे मूव होता हुआ कहाँ पर जाएगा और फिर वो रिसीवर के पास पहुंचेगा। ये सारा का सारा काम जो होता है नेटवर्क लेयर के ऊपर काम हो रहा होता है।
उसके बाद जो है जी डाटा लिंक लेयर में क्या होता है कि इसके अंदर कम्युनिकेशन जो होती है वो फ्रेम्स के अंदर होती है, और इसके अंदर जो एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस मींस परमानेंट एड्रेस, जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। जितनी भी दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके अंदर हमेशा फिजिकल एड्रेस होता है, यानी उसका कोई ना कोई परमानेंट मैक एड्रेस होगा, और उन्हीं मैक एड्रेस के ऊपर वो आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। और फ्रेम कैसे डिफाइन होता है कि उसी तरह जो आईपी पैकेट है वो नीचे आता है, और फिर उससे पहले सोर्स मैक एड्रेस लग जाता है, और एंड पे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लग जाता है, यानी कि डेस्टिनेशन का जो है उसका मैक एड्रेस लग जाएगा। इस तरह ये फ्रेम बनता है, और फिर फ्रेम के थ्रू डाटा आगे नेक्स्ट मूव करता है। और डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो स्विचेस यूज होते हैं। जो स्विचेस हैं वो लेयर 2 के ऊपर काम करते हैं। इसी तरह आपके घर के अंदर जो मॉडेम लगा हुआ है जिसके थ्रू आप वायरलेस पे कम्युनिकेट करते हैं, वो उसके अंदर भी बेसिकली बिल्ट इन स्विच होता है, वो भी नॉर्मली डाटा लिंक लेयर के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है, हमेशा जो बात होती है बिट्स में बात होती है। बिट्स मींस यानी 0-1 की फॉर्म में कम्युनिकेशन होगी। यहाँ से डाटा आता आता यहाँ तक आएगा, फिर वो बिट्स में कन्वर्ट होएगा, और बिट्स से फिर वो किसी केबल के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू वो दूसरी साइड पे, रिसीवर की साइड पे वो पहुंचेगा। और इसके अंदर जो 0-1 है वो कोई ना कोई सिग्नल मूव हो रहा होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं डिजिटल सिग्नल है, जिससे डिटरमाइन होता है कि ये 1 है, ये 0 है, 1 है, 1 है, 0 0। तो फिर इस तरह ये डाटा मूव हो रहा होता है। और इसके अंदर जो डिवाइसेस यूज हो रही होती हैं वो जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस हैं, लाइक आपकी नेटवर्किंग केबल यूज हो रही होती है, फाइबर ऑप्टिक यूज हो रही होती है, और जितनी भी वायरलेस की कम्युनिकेशन है, यानी कि वायरलेस के जो भी सिग्नल्स मूव हो रहे होते हैं आपस में, वो हमेशा फिजिकल लेयर के ऊपर मूव हो रहे होते हैं। तो इस तरह जो है वो 7 लेयर जो काम करती है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी पिक्चर है, मैं चाह रहा था आपसे मैं यहाँ शेयर करूँ। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन की गई है, जिसके ऊपर ये उसी तरह बताया गया कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर क्या हो रहा है, कि इसके अंदर आपकी जो एप्लीकेशन आप जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिफाइन हो रही है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर पे आता है जिसके अंदर डाटा को प्रेजेंट किया जा रहा है, और इंक्रिप्शन भी इसी के ऊपर हो रही है। फिर सेशन लेयर है, इसके अंदर क्या होता है, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन हो रही है, यानी कि आपकी एंड टू एंड जो है वो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो डाटा मूव हो रहा होता है वो यूडीपी में होगा या टीसीपी के अंदर होगा। फिर नेटवर्क लेयर आती है, इसके अंदर राउटर्स डिफाइन हो रहे होते हैं, और बेसिकली पाथ डिटर्मिनेशन होती है, और लॉजिकल एड्रेसिंग यूज़ हो रही होती है, यानी कि आईपी यूज़ हो रहे होते हैं। फिर डाटा लिंक लेयर के ऊपर आते हैं तो इसके अंदर मैक यूज़ हो रहा होता है, और लेयर 2 की डिवाइसेस यानी कि स्विचेस वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। और इसी तरह फिर फिजिकल के ऊपर आपकी केबल्स यूज़ हो रही हैं, या वायरलेस की जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ हो रही हैं। और इसके अंदर क्या आता है, जो डाटा ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वो 0-1 यानी कि बिट्स के अंदर मूव हो रहा होता है। इस तरह जो है OSI की जो 7 लेयर्स है वो काम करती हैं आपस में। आई होप यू लर्न हाउ OSI मॉडल वर्क्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।